Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is lecture number 7, chapter number 3, critical reviewing the literature, subject business research methods, code 504. Dear students, before this chapter, I mean the first two chapters, we have covered the basic concepts of business research methods, like what is the research idea, what are the resources of research idea, what are the approaches to develop the research idea, what is research proposal, what is theory, what are the deductive and inductive approaches regarding theory, such as other things. Many small things we have covered in the previous two chapters. Now the second integral part of this book, we are going to start to learn what is literature, what are the different sources of literature, what are the different techniques to review the literature, and how it is supporting to the research idea to achieve the research objectives and to solve the research questions. Before this, I already have discussed the literature means all those material which are recorded, whether electronically or in printed form, like the journals, research papers, reports, magazines, video lectures, interviews, movies. All these are things, the sources of the literature. And according to your research questions and the research problems, you can visit those sources and find the relevant material to solve your research questions, to achieve your research objectives, and to solve your research problem. Here are some important things. Reasons for reviewing the literature. What are the basic reasons for reviewing the literature? First one is to conduct a preliminary research for existing material. सबसे फर्स्ट जो चीज़ है जो हम देखते हैं बार रिव्यू द लिटरेचर, हम ये देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है रिसर्च के हवाले से, आपके टॉपिक के हवाले से, वो क्या क्या अवेलेबल है. टू ऑर्गेनाइज वैल्यूएबल आइडियाज़ एंड फाइंडिंग्स, जो आपने रिसर्च आइडियाज़ डेवलप किए थे उनको मज़ीद इम्प्रूव करते हैं और उनको ऑर्गेनाइज करते हैं. टू आइडेंटिफाई अदर रिसर्च दैट मे बी इन प्रोग्रेस, जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, कुछ इंटरव्यू सुनते हैं, कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं या कुछ लेटेस्ट न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो आपको आइडिया होता है कि जो आपका रिसर्च आइडिया है उसके पैरेलल लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, किस किस पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं, ताकि कहीं आप कोई ऑब्सोलीट रिसर्च या रेलिवेंट रिसर्च के ऊपर काम ना कर रहे हों जो कि जल्दी ही आउटडेटेड होने वाली हो. टू आइडेंटिफाई other research that may be in progress, आप ही की तरह की कोई और रिसर्च, आप ही की तरह कोई और आइडिया जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो उसको भी विजिट करने का आपको मौका मिलता है और आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से बड़ी आसानी से मिल जाती हैं जो लोगों ने पहले ही परफॉर्म की होती हैं. आप उनको ले सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और उसके बाद अपनी रिसर्च में लेके चल सकते हैं. बट दैट इज़ नॉट मीन्स यू आर कॉपी एंड पेस्ट द थिंग्स. I am just talking about the ideas, not about the material. Then generate research ideas. अब लोगों का जब आप काम देखते हैं, उनकी रिसर्च देखते हैं, उनकी रिकमेंडेशंस देखते हैं, उनके व्यूज़ देखते हैं, तो आपको फर्दर रिसर्च आइडियाज जनरेट करने का मौका मिलता है.
और ये भी पॉसिबल जो है वो रिसर्च आइडिया की वजह से तब होता है जब आप लिटरेचर कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू करते हैं, उसको समझते हैं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं और क्रिटिकली रिव्यू करते हैं। टू डेवलप अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, और फिर इन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर आप एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, अपना व्यू डेवलप करते हैं कि लोगों का जो व्यू है, मेरा व्यू उनसे किस तरह से मुख्तलिफ, और उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं और क्या क्या ग्राउंड्स हैं और मेरे पास क्या क्या रेफरेंसेस हैं और क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं, ताकि जब आपकी रिसर्च जो है वो मंजर आम पे आए तो वो तमाम चीज़ें जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, किसी का क्लेम या किसी का इशू या रेलिवेंसी इस तरह से ना हो कि आपको अपनी रिसर्च के फ्रूट से महरूम होना पड़े या उसकी इम्पोर्टेंस जो है रिसर्च की कम हो जाए। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, एक सिंपल प्रोसेस जो है, द लिटरेचर रिव्यू प्रोसेस जो है एक स्पाइरल है, जिसको अगर हम थोड़ा सा देखेंगे गौर से तो हम बड़ी आसानी से रिसर्च प्रोसेस जो है वो समझ आ जाएगा। उसमें क्या क्या है। फर्स्ट वन, आपको याद है कि हमने पिछले चैप्टर में रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा था कि रिसर्च क्वेश्चन क्या होते हैं, किस तरह के होने चाहिए, और फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कैसे अचीव होते हैं। तो सबसे पहले रिसर्च यहीं से लिटरेचर रिव्यू जो स्टार्ट होता है वो रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव से लेके हम शुरू होते हैं। उनके मुताबिक हम चीज़ें ढूंढनी शुरू करते हैं, लिटरेचर में से, इंटरनेट में से, गूगल स्कॉलर में से, साइंस डायरेक्ट में से, जितने भी डाटा सोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास, वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, तो वहाँ से जाके हम जो है वो लिटरेचर ढूंढते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो उसको ढूंढने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स डिफाइन कर लेते हैं, कुछ लिमिट्स लगाते हैं कि हमने पिछले 5 साल का ही डाटा जो है पहले ढूंढना है, या 3 साल का डाटा ढूंढना है, कुछ पार्टिकुलर रिसर्चर जो हैं उनका ही डाटा लेना है हमने, कुछ खास जर्नल्स हैं, कुछ खास बुक्स हैं उनका ही डाटा लेना है, या कोई खास इंडेक्सिंग एजेंसीज हैं, कुछ खास स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हमने फॉलो करके अपनी रिसर्च जो है वो ढूंढनी है, चाहे हम गूगल स्कॉलर में रिसर्च करते हैं या साइंस डायरेक्ट में करते हैं या बिंग में करते हैं, वॉट जो भी रिसर्च इंजन आप यूज़ करेंगे, या फिजिकली लाइब्रेरीज विजिट करते हैं, तो आप पैरामीटर्स डिफाइन कर लेते हैं कि मैंने इस तरह की रिसर्च जो है वो करनी है। उसके बाद फिर जनरेट एंड रिफाइन वर्ड्स। आप कुछ आपके टॉपिक के टाइटल के मुताबिक आप कुछ वर्ड्स डिफाइन कर लेते हैं कि इन वर्ड्स के रेलिवेंट, जैसे ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस है, मोटिवेशन है, एम्प्लॉइज लर्निंग है, इनोवेशन है, आपने फाइनेंशियल डेवलपमेंट है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट डिज़ाइन है, उसके हवाले से जो आपका रिसर्च टाइटल आपने डिफाइन किया है रिसर्च प्रपोजल में, उसके मुताबिक फिर आप गूगल स्कॉलर में या दूसरे जो सर्च इंजन है वहाँ से चीज़ें ढूंढनी शुरू करते हैं। उसके बाद रिसर्च कर शुरू कर देते हैं। आप गूगल स्कॉलर पे जाएं, वहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स लिखें और वहाँ पे बहुत सारे रिसर्च पेपर आपके सामने आ जाएंगे, और उन रिसर्च पेपर को आप देख के चीज़ें जो हैं वो अपनी पढ़ सकते हैं, आपके रेलिवेंट मटेरियल जो है वो निकालते जाएं और वहाँ से रेफरेंस भी निकालते जाएं। उसके बाद ऑब्टेन लिटरेचर, वहाँ से आपकी रेलिवेंट चीज़ें जो हैं वो निकलेंगी, और फिर जो चीज़ें वहाँ से आपको मिलेंगी उनको इवेल्युएट करें कि आपके रेलिवेंट हैं कि नहीं हैं, अच्छा मटेरियल है, रेफरेंस प्रॉपर में उसके मिल रहे हैं, लॉजिकल जो है वो चीज़ें मिल रही हैं, और उसके बाद फिर उन चीज़ों को कहीं रिकॉर्ड कर लें, चाहे वर्ड की फाइल में रिकॉर्ड कर लें या मैनुअली आप नोटबुक पे रिकॉर्ड करें। नोटबुक का कल्चर तो खैर पुराना हो चुका, अभी आप जो करेंगे काम वो रिकॉर्डिंग वर्ड पे ही होगी, और प्रॉपर आप उसमें एक लिस्ट बना सकते हैं कि ये मैंने डाटा लिया फलां जगह से लिया, फलां इसका ऑथर है, फलां इसका सोर्स है, और ये उसका यूआरएल है, यानी कि वेब लिंक। ये पहला फेज है। जब ये फेज मुकम्मल होगा तो दूसरे फेज में जब आप शुरू में एंटर होंगे तो नए कीवर्ड्स डिफाइन करेंगे, रिफाइन करेंगे उनको, स्टार्ट ड्राफ्टिंग रिव्यू। तो जो चीज़ें आपने पहले इकट्ठी की होंगी एक शीट में, एक रफ आइडियाज जो इकट्ठे की होंगी, फिर आप उनको एक ड्राफ्ट की सूरत में लेना शुरू कर देंगे। आपका जो ड्राफ्ट पहले बना हुआ है उसको आप देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, उसमें जो गलतियां हैं उनको हाईलाइट करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट करेंगे। फिर रीडिफाइन पैरामीटर्स, ये पहले अपने जो पैरामीटर डिफाइन किए थे उनको रीडिफाइन इसलिए जरूरत पड़ती है कि हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ना मिली हों, या कुछ और चीज़ें आपको चाहिए हों, कुछ और एंगल में आपको चाहिए हों, तो फिर पैरामीटर्स आप बदल देते हैं कि आप मुझे इस एंगल में सर्च चाहिए, मुझे 5 साल से पीछे जाना है, 10 साल में जाना है, फलां ऑथर्स पे जाना है, फलां एरिया के पेपर्स मिलने हैं। तो जो पहले पैरामीटर हैं यूजली आप स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स रखिए, हाईली क्वालिफाइड पैरामीटर्स रखिए,
3-4 साल का पुराना सिर्फ डाटा देखिए, अच्छे जर्नल्स का डाटा देखिए, अच्छे ऑथर्स का लिटरेचर पढ़िए, और उसके बाद फिर जब आपको चीज़ें कुछ ना मिले तो फिर उससे पीछे चले जाएं। 5 बजाय 7 साल कर दें, 8 साल कर लें, जर्नल्स की मिकदार बढ़ाएं, वहाँ से और ज़्यादा जर्नल जहाँ पढ़ें, उस तरीके से आपको जो है वो पैरामीटर्स बदलने पड़ते हैं। फिर पैरामीटर बदलें, फिर जनरेट एंड रिफाइन वर्ड्स, ठीक है, दोबारा जनरेट नए वर्ड्स और उनको रिफाइन करें, नए वर्ड के साथ सर्च करें, क्योंकि जो गूगल है, गूगल स्कॉलर है, वहाँ पे बदल बदल के जब वर्ड्स आप रिसर्च करेंगे तो आपको नई से नई चीज़ें वहाँ से मिलेंगी, यानी कि एक वो समंदर है, और समंदर के अंदर जितनी दफ़ा आप गोताज़न होंगे, डिफरेंट तरीके से डाइव करेंगे, उस तरीके से नए मोती जो हैं आपके हाथ लगेंगे और आपकी रिसर्च पे सपोर्ट होंगे। फिर वही प्रोसेस है, कंडक्ट रिसर्च, ऑब्टेन लिटरेचर, एवेल्यूएट रिकॉर्ड, और फिर ड्राफ्ट जो आपका पहला है उसमें जो नई चीज़ें आपने ऐड की हैं उनको रिवाइज करें, इम्प्रूव करें, अपडेट करें। फिर रीडिफाइन पैरामीटर्स हैं, जनरेट कीवर्ड्स हैं, कंडक्ट रिसर्च है, ऑब्टेन लिटरेचर है, एवेल्यूएट है, रिकॉर्ड है, सो ऑन। तो इस तरह से ये स्पाइरल जो है वो आपका घूमता है, ये चक्रों में इस तरीके से ये प्रोसेस आप दोहराते रहते हैं 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, unless until you have a very good literature that covered all types and all aspects of your research, and you are confident that you have covered all ideas and the perspective of different authors from the top tier journal, from the literature of the latest publications. सो दिस इज द सिंपल वे टू कंडक्ट द रिसर्च। इसकी प्रैक्टिस जो है वो आपको आने वाले लेक्चर्स में मैं गूगल स्कॉलर के ऊपर करके बताऊंगा किस तरीके से आप फॉर एग्जांपल के तौर पर रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आप लिटरेचर अलहदा करते हैं और किस तरीके से आपको रेलिवेंट लिटरेचर जो है वो देखना चाहिए। अभी आप ये कंसेप्ट समझ लें कि रिसर्च जो है वो कंडक्ट कैसे होती है। उसके बाद अप्रोचेस जो हैं ये हमने पहले भी वैसे पढ़ा है, द क्रिटिकल अप्रोचेस यूज्ड, डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच है। यानी कि एक साइड पे जब डिडक्टिव अप्रोच होती है तो क्या होता है, डेवलप अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फ्रॉम द लिटरेचर व्हिच इज देन टेस्टेड यूजिंग द डाटा। आप फ्रेमवर्क डेवलप करें और फ्रेमवर्क डेवलप करने के बाद रिसर्च इन्वेस्टिगेशन शुरू करें, और फिर जो उस फ्रेमवर्क को हल करने के लिए आप डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज अ डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच क्या है, एक्सप्लोर द डाटा टू डेवलप थियरीज व्हिच आर देन टेस्टेड अगेंस्ट द लिटरेचर। यानी कि इंडक्टिव अप्रोच में आप जो है डाटा लेते हैं, डाटा लेके जो है वो डेवलप करते हैं थ्योरी, और थ्योरी डेवलप करने के बाद देखते हैं कि जो पिछले रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, जो लिटरेचर है वो इस थ्योरी के बारे में क्या कहता है, आर दे एग्री और सम आर डिफरेंसेस, इफ देयर आर सम डिफरेंसेस देन व्हाई। तो ये दोनों अप्रोचेस जो हैं जो हमने चैप्टर नंबर 2 में भी देखी थी, डिडक्टिव में क्या होता है कि थ्योरी ऑलरेडी अवेलेबल होती है, आप एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक प्रपोज इम्पैक्ट करते हैं कि इस थ्योरी से इस थ्योरी की बुनियाद के ऊपर इन दो वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप को चेक करने के लिए आप फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, मेथोडोलॉजी लिखते हैं, और फिर डाटा के थ्रू ये साबित होता है कि वाकई ये थ्योरी जो है अप्लाई होती है या नहीं होती। सो दिस इज द प्रोसेस। और दूसरी सूरत में हमने इंडक्टिव अप्रोच में क्या कहा कि हमने कहा कि हमारे पास कुछ दो वेरिएबल का रिलेशनशिप हमें क्लियर नहीं है, या हम री इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि वाकई ये थ्योरी एग्जिस्ट करती है या हमें कोई नई थ्योरी डेवलप करनी है। तो पहले हम डाटा इकट्ठा करेंगे, डाटा इकट्ठा करने के बाद उसके एनालिसिस करेंगे, और जो थ्योरी डेवलप होके आएगी हम देखेंगे कि ये जो रिलेशनशिप हमने साबित किया है, लिटरेचर उसके बारे में क्या कहता है, क्या लिटरेचर उसको सपोर्ट करता है तो ठीक है, अगर नहीं सपोर्ट करता तो क्यों नहीं करता, क्या रीजंस हैं, क्या गलती हैं, तो उसके मुताबिक आपकी रिसर्च जो है फर्दर एग्जीक्यूट होगी। सो दीज आर द टू अप्रोचेस टू कंडक्ट द लिटरेचर। उसके बाद द की पर्पसेस, रिसर्च कंडक्ट करने के की पर्पस कौन कौन से हैं, टू फर्दर रिफाइन रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। जब हम लिटरेचर क्रिटिकली रिव्यू करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है, रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमें फर्दर इंप्रूव होते हैं क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, नया डाटा मिलता है। टू डिस्कवर रिकमेंडेशंस फॉर फर्दर रिसर्च, रिसर्च पेपर्स के अंदर जब हम पढ़ते हैं जाकर लिटरेचर में तो वहाँ से हमें डायरेक्शंस मिलती हैं रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। टू अवॉइड रिपीटिंग वर्क ऑलरेडी अंडरटेकन, इससे हमें ये भी फ़ायदा होता है कि कहीं कोई ऐसा वर्क हम रिपीट ना कर दें जो ऑलरेडी लोग कर चुके हों या कर रहे हों, लिहाजा इसका भी फ़ायदा होता है। टू प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स अप्रोप्रिएट टू योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, आपको स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स का भी पता चलता है कि ये स्पेसिफिक एरिया पे जो मैं काम कर रहा हूँ लोग इसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज, मैथड, अप्रोचेज अपनाते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें फ्यूचर रिसर्च करने में आसानी रहती है और हम जो है वो बेहतर तौर पर
परफॉर्म कर सकते हैं। सो दीज आर द की पर्पसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ और चीज़ें देखेंगे कि इफेक्टिव रीडिंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए, उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और किस तरीके से करना चाहिए। अभी ये बेसिक चीज़ें हैं, स्पेशली जो स्पाइरल हमने अभी इसमें देखा है, ये जो चीज़ है इसको ज़रा गौर से बुक में पढ़ें, इसके छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो समझें और इसको समझने के बाद फिर आगे फर्दर चलें। और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं प्रैक्टिकली भी जो है वो सिखाऊंगा कि गूगल में, स्कॉलर में या और तरीकों से लिटरेचर जो है वो कैसे पढ़ा होता है। Thank you. See you in the next lecture. If you have any question, you can discuss or ask me here, or we can answer one by one. अच्छा, पिछले लेक्चर के हवाले से कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे कि हम एक रिसर्च में दोनों थ्योरीज इस्तेमाल कर सकते हैं, डिडक्टिव अप्रोचेज इस्तेमाल कर सकते हैं, डिडक्टिव और इंडिडक्टिव, या इसका क्या तरीक़ेकार है। और ये जो ग्राउंडेड थ्योरीज हैं उनमें जो है वो डिडक्टिव अप्रोच इस्तेमाल होती है, और जो मिड रेंज थ्योरीज हैं वो जो है वो दूसरे एंगल में इस्तेमाल होती हैं। तो डिडक्टिव अप्रोच में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डिडक्टिव अप्रोच में हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं और इंडक्टिव अप्रोच में थ्योरी डेवलप करते हैं। अब इंडक्टिव अप्रोच में क्योंकि ग्राउंडेड थ्योरी से आती हैं, वो इसलिए आती हैं कि डाटा हमेशा ग्राउंड से कलेक्ट हो गया आता है, प्राइमरी डाटा, फर्स्ट हैंड डाटा आता है कलेक्ट होके, तो उसकी बुनियाद पे जो रिलेशनशिप कायम होता है, को डेवलप होता है नए एंगल में, तो हम कहते हैं कि दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। इसलिए ग्राउंडेड थ्योरी। मिडिल रेंज थ्योरी में हम जो है वो टेस्टिफिकेशन करते हैं, डिफरेंट थ्योरी टेस्ट करते हैं। मोर देन 80% जो थ्योरीज होती हैं वो नॉर्मली टेस्ट ही हो रही होती हैं, डेवलपमेंट पे काम जो है वो कम करते हैं रिसर्च पेपर्स में। और एक मुश्किल काम है थ्योरी डेवलप करना, फिर उसकी सेटिस्फेक्शन और जस्टिफिकेशन और उसकी इम्प्लीकेशन जो हैं वो मुश्किल काम होता है। बहरहाल डिडक्टिव अप्रोच में हम थ्योरी टेस्ट करते हैं और नॉर्मली पेपर्स में यही काम होता है। उसमें मे भी कुछ थ्योरी चैलेंज हो जाएं या उसमें कुछ नई चीज़ें लोग ऐड कर दें, और इंडक्टिव अप्रोच में हम प्योरली ग्राउंडेड थ्योरी के ऊपर फर्स्ट हैंड डाटा लेके जो है वो कलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर जो है वो अपनी राय कायम करते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। अगर फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो है फर्दर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।